हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हमने एटम्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और एटम्स के आगे हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में इस बार जो सिलेबस है उसमें से आपका रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो बाहर कर दिया गया है। तो बहुत ही थोड़ा सा ही इस चैप्टर का पार्ट बचा हुआ है आपके सिलेबस में, तो उसको देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है और उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है सबसे पहले वो है आइसोटोप्स। तो आपको पता होगा आइसोटोप क्या होता है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सभी केसेस में सेम होगा बट मास नंबर ड्यू टू चेंज इन न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन है। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं ये मिस्टेकली ओ लिखा हुआ है, ये क्लोरीन होगा। 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 होगा। ऐसे ही लेड के केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ये मास नंबर में जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के नंबर में वेरिएशन होने की वजह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि लेड 206 है, 82 लेड 206। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना चाहें तो आप 206 माइनस 82 करेंगे। ऐसे ही 207 में से और ऐसे ही 208 के केस में भी करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नेम। द एटम्स हुज न्यूक्लियाई हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। तो अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप लिख सकते हैं 1H2 एंड 2He3। तो इन दोनों में जो सेम नंबर ऑफ आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उनको आइसोटोन्स कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए आइसोबार्स। सो द एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो ऐसे एटम्स जिनके अंदर जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उनको आइसोबार कहते हैं। जैसे ये 1H3 एंड 1He3। अब देखिए इन दोनों का यहाँ पे यहाँ पे 2 होगा, 2He3 एक्चुअली होगा ये। इसको देखिएगा ज़रा सा, 1H3 एंड 2He3 होगा। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर अलग, मास नंबर सेम होगा। यहाँ पे देखिए 2Li7 4B7 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये होगा आइसोबार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये है एटॉमिक मास यूनिट। तो देखते हैं ये क्या होता है। द एटॉमिक मास यूनिट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मास एंड इट इज़ फाउंड टू बी वेरी कन्वीनियंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखिए हमारा जो किलोग्राम है, जो ग्राम है, ये सब बहुत बड़े यूनिट हो जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे हमको एक मास को मेजर करने के लिए एक वेरी स्मॉल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है।
तो उसी रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए हम लोग एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 6 कार्बन 12 एटम। तो यहाँ पे जो 6 कार्बन 12 एटम है उसका 1/12 जो है उसी मास को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 612 इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आप देखेंगे हमारी जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 12 ग्राम जो कार्बन 6 कार्बन 12 है उसमें इतने नंबर ऑफ एटम होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। देयर फोर द मास ऑफ वन कार्बन एटम, अगर आप वन कार्बन एटम के मास की बात करें तो वहाँ पे होगा 12/6.023 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स इतना kg हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करें 12/6.023 इंटू 10⁻23 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.992678 इंटू 10⁻26 किलोग्राम मिलेगा आपको। ठीक है, इतना। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आपको मिलता है, ये देखिए यहाँ पे ये है मास ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ वन कार्बन एटम की अगर बात करें तो 1.992678 इंटू 10⁻26 किलोग्राम है। तो 1 AMU जो है वो इसी का 1/12 पार्ट होता है, मतलब वन कार्बन एटम का जो मास है उसका भी 1/12 पार्ट। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ दिस वैल्यू। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 1 AMU, यही 1 AMU हो जाता है। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कभी कभी U भी लिखा होता है, इसकी वैल्यू है 1.660565 इंटू 10⁻27। यहाँ पे आपको कम से कम 1.66 इंटू 10⁻27 kg याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या है इसको ज़रा सा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये टॉपिक है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। देखिए आपके जो चैप्टर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी टॉपिक पे रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही अभी जो न्यू वाला पार्ट है उसमें ये और इसके बाद एक दो ही टॉपिक बचे हैं आपके सिलेबस में, अदरवाइज सारे टॉपिक बाहर हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास m इज गिवन बाई इज इक्वल टू mc², where c is speed of light। तो सपोज दैट m इज इक्वल टू 1 AMU, ये m की वैल्यू है 1 AMU 1.66056 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। Since c is equal to this is the speed of light, you can take 3 into 10⁸. Then the energy equivalent to 1 AMU mass is given by this mass 1 AMU into the speed of light square. So this will be equal to 1.4925 into 10⁻10 जूल। स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, वैसे ये सारे कैलकुलेटेड रिजल्ट हैं, एकदम सही हैं। फिर भी अगर आपको लगता है, वैसे आपको ज़रूर एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं, तो चीज़ों को आप खुद से चेक करिए, कैलकुलेट करके चेक करिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप की वैल्यू जो मिली आपको वो जूल में मिली थी।
अभी आपको पता है 1 MeV, मतलब यहाँ पे MeV से मतलब है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या मेगा आप बोल सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू को अगर आप देखें तो ये है इतनी 1.602 इंटू 10⁻13 जूल, ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। और हमारे पास है ये वैल्यू जूल में। तो अगर हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो आप इसको डिवाइड करते हैं इस वैल्यू से, तो आपके पास मिलता है 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आपकी आती है। तो इट मीन्स कि 1 AMU से जो एनर्जी निकलती है 1 AMU मास से, वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। तो 2 AMU से कितनी निकलेगी, तो 2 इंटू 931.5, 3 से 3 इंटू 931.5, 4 से 4 इंटू 931.5, तो ऐसे करके एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है न्यूक्लियर साइज। तो यहाँ पे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर constituting the nucleus, and if r is the radius of the nucleus having mass number a, then तो यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस साइज होता है वो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही बड़ा होगा न्यूक्लियस। इट मीन्स कि न्यूक्लियर का जो रेडियस है, जो वॉल्यूम है, सॉरी जो वॉल्यूम है वो मास नंबर पे डिपेंड करेगा। और वॉल्यूम न्यूक्लियस को हम लोग स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो स्फीयर कोई भी हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो या एटम, उसके लिए फार्मूला इस टाइप का यूज़ करेंगे 4/3πr³ टाइप का, और ये प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर ए के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से देखिए r इज़ प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4/3π कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ से मिलेगा r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियर का जो साइज़ है वो इस टाइप के फार्मूले पे डिपेंड करता है, r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। ठीक, तो ये हो गया रेडियस का फार्मूला। ठीक है, यहाँ r की वैल्यू जो होती है वो 1.5 फर्मी होती है, उसको याद रखेंगे आप, 1.5 फर्मी। फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे r0 जो है उसकी वैल्यू, यहाँ पे ये जो r0 है इसकी वैल्यू 1.5 फर्मी ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। अब अगर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर नंबर में, लार्जर है, तो डेफिनेटली उसका साइज़ ग्रेटर होगा, अगर कम है तो कम होगा। तो इट मीन्स उस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को ही हम लोग मास नंबर कहते हैं। इट मीन्स जो न्यूक्लियर का जो साइज, जो न्यूक्लियस है उसका जो वॉल्यूम है वो मास नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मास नंबर पे डिपेंड करेगा। तो जब मास नंबर पे डिपेंड करेगा तो यहाँ पे हम 4/3πr³ प्रोपोर्शनल टू a लिख सकते हैं, मतलब मास नंबर। और यहाँ पे जैसे ही a लिखेंगे फिर हम लोग इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमको मिलेगा r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। ये न्यूक्लियर के रेडियस का फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज a, देन टोटल a इंटू AMU होगा 1 AMU। मीन्स कि जैसे देखिए टोटल मास नंबर तो नंबर को बताएगा 100, और किसी एक पार्टिकल का मास 1 AMU होगा। तो इस तरीके से टोटल मास नंबर आप कैपिटल A AMU या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं kg के फॉर्म में। एंड इफ r इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, देन हम लोग को पता है ये कंडीशन है वॉल्यूम की 4/3πr³। तो यहाँ पे r की वैल्यू r0 a⁻1/3 है,
आप इसको सॉल्व करेंगे तो फोर बाई थ्री पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए मिलेगा। यहाँ आर नॉट की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻15 मीटर लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 1.2 भी कई बुक में 1.5 लिखा हुआ है, तो वो आप लेके उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास देखिए यहाँ पे इतना है, ए इंटू 1.66 इंटू ए इंटू 1.660565 इंटू 10 प्लस 27 kg है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये -27 kg होगा यहाँ पे, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए ये फार्मूला है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है इतनी 2.97 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो आप यही प्रूफ करके दिखाते हैं कि यहाँ पे ए नहीं आ रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे। तो यहाँ मिलता है द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम्स इज सेम एज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो सभी जो न्यूक्लियस हैं उनके जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, क्योंकि वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है मास नंबर पे, ये मास नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। देन उसके बाद है द हाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब सजेस्ट दैट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ न्यूक्लियर, यहाँ पे जो न्यूक्लियर है उसका कॉम्पैक्टनेस जो है वो बहुत ही हाई है। सच एग्जाम्पल ऑफ हाई डेंसिटीज आर मेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। इतना हाई डेंसिटी न्यूट्रॉन स्टार में होती है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन है इससे रिलेटेड। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है, ये है मास डिफेक्ट। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियन कंस्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस एंड द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द मास डिफेक्ट एंड डिनोटेड बाई डेल्टा एम। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कार्बन न्यूक्लियस है, तो कार्बन न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, 6 कार्बन 12 है, तो ठीक है। तो अगर हम 6 प्रोटॉन का मास ले लें प्लस करें 6 न्यूट्रॉन का मास, तो कुछ आएगा मास m1। अब अगर हम कार्बन न्यूक्लियस जिसमें कि 12 न्यूक्लियन है इसका मास लें, तो मान लीजिए m2 आता है, तो ये m1 और m2 इक्वल आने चाहिए। बट एक्सपेरिमेंट शोज दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। जब उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, उनके मास जो होते हैं वो उस न्यूक्लियस के मास से ग्रेटर होता है जब उसका न्यूक्लियस में फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस में जो मास में कमी आती है, यहाँ पे जो मास लेस होता है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन constituting nucleus and rest mass of nucleus is known as mass defect and denoted by delta m। तो चलिए इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लेट अस कैलकुलेट द मास डिफेक्ट इन केस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ZXA। देखिए किसी एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ZXA, यहाँ x उस एटम का सिंबल है, Z है एटॉमिक नंबर, A क्या है मास नंबर। द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन्स Z प्रोटॉन। अब इस नोटेशन का मीनिंग है इसमें Z प्रोटॉन और A मास नंबर है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा A माइनस जेड एंड A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देयरफॉर अगर हम लोग ये लें Mn ZXA इज मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ऑफ दिस एटम। इस एटम का टोटल मास जो होगा वो किसी एक न्यूक्लियन का मास इंटू
इसका टोटल का मास नंबर, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। तो देन मास डिफेक्ट इज गिवन बाई, तो मास डिफेक्ट के लिए जो फार्मूला बनेगा वो होता है, देखिए डेल्टा एम इज इक्वल टू ये जेड एम पी, ये हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, उस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उन सभी का टोटल मास, फिर जेड एम एन ये टोटल उन सभी का न्यूट्रॉन का मास, और ये टोटल उस न्यूक्लियस का मास। तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस टोटल न्यूक्लियस का मास। तो देखते कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, बट ये होते नहीं है इक्वल। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये ग्रेटर हो जाता है इससे, तो यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं होता है। तो ये जो डिफरेंस आता है इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो यहीं से देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, and it may be measured as the work required to be done to separate the nucleon at infinite distance apart, so that very no longer interact with each other. If delta m is mass defect of nucleus, then according to Einstein's mass energy relation, binding energy of nucleus is delta m c square in joules. Okay. So here mass defect delta m has to be measured in kilogram. In case mass defect is measured in AMU, then binding energy of nucleus is delta m into 931.5 million electron volt. So binding energy is equal to delta mp plus a minus z mn minus mn into this. देखिए अब ये टोटल मास डिफेक्ट हो गया, ठीक है, ये AMU में आएगा, और 1 AMU मास से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि टोटल एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होगी वो आपकी हो जाएगी टोटल मास डिफेक्ट इनटू दिस। तो यहाँ पे देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा वो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस है। दस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ये है मास नंबर। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपको पता चल जाए अपॉन टोटल मास नंबर से आप डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब यहाँ पे देखिए ये है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर। टोटल मास डिफेक्ट कितना है अपॉन मास नंबर जो है उसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा हुआ है, सिर्फ आपको पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ये बताना होता है, या फिर आपसे कैलकुलेट करने को पूछ सकता है। तो आप इजीली मास डिफेक्ट अभी भी पढ़ा, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके मास नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका जो सिलेबस है न्यू सिलेबस में आपको न्यूक्लियस में इतना ही पढ़ना है, पैकिंग फ्रैक्शन तक ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जो पार्ट है वो सिलेबस में अब नहीं है इस बार, ओनली फॉर दिस ईयर इसको सिलेबस से बाहर किया गया है। तो आपको इधर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको ज़रा सा देख लीजिएगा, तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। तो देखिए न्यूक्लियर फिशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है।
The process of splitting of heavy nucleus into two nuclei of nearly comparable mass with liberation of energy is called nuclear fission. तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूरेनियम, अब ये ब्रेक हो गया 56 बेरियम और 30 क्रिप्टन में। तो जब इसका ब्रेक होना इन दो दूसरे न्यूक्लियस में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। बस इसकी खास बात है कि इस प्रोसेस में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है और कुछ न्यूट्रॉन भी साथ में रिलीज़ होते हैं। तो इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेरी हैवी न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियस ऑफ नियरली कंपेरेबल मास। तो यहाँ पे लगभग सिमिलर मास के हैं, विथ लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन 10। तो इस प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन यहाँ पे देख रहे हैं रिलीज होते हैं, ये न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन में यूज भी होते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर डिफाइंड होता है, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, जिसको बोलते हैं, ये इक्वल होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कितना न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और कितने लॉस हुए, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अ फिशन रिएक्शन विल बी स्टीडी। फिशन रिएक्शन स्टीडी होगी अगर के की वैल्यू 1 हो, इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो गई तो इट मीन्स फिशन रिएक्शन विल एक्सेलरेट, जो फिशन रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होगी। और अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो इट विल रिटार्ड, मतलब कि ये धीरे धीरे स्लो होती चली जाएगी। तो ये है न्यूक्लियर फिशन और रिप्रोडक्शन कांस्टेंट से रिलेटेड चीज़ें। इसके बाद जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है रेडिएशन हजार्ड्स। क्या होता है देखिए, द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन इंड्यूसेस the strong alpha exposure can cause lungs cancer. The exposure to fast and slow neutrons can cause blindness. The exposure to neutron, proton and alpha particle can cause damage to rod blood cells. तो ये सारे जो कि हार्मफुल इफेक्ट है रेडिएशन के, उसी के बारे में आप इसको देख सकते हैं। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सारी चीज़ों की यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के यही लास्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियस से। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर मेन पार्ट ऑफ द फंक्शंस, फर्स्ट फ्यूल, इट इज़ फिशनेबल मटेरियल। यहाँ पे देखिए फ्यूल जो होता है वो फिशनेबल मटेरियल होता है, जैसे यूरेनियम 235 है। मॉडरेटर, इट इज़ यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए यूज होता है। जनरली हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल रॉड्स होते हैं कैडमियम के, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंट्रोल रॉड्स आर कैडमियम और बोरॉन रॉड होते हैं, विच कंट्रोल द चेन रिएक्शन बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रॉन। इनके अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जिससे कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिएक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है कूलेंट एंड हीट एक्सचेंज। द कूलेंट टेक्स अवे हीट फ्रॉम द रिएक्टर कोर एंड in turn heats the water in the heat exchanger to produce steam. The commonly used coolant are liquids, sodium and heavy water. तो यहाँ पे जो हैं वो हैं कूलेंट एंड हीट एक्सचेंज में। देखिए, कूलेंट टेक अवे हीट फ्रॉम रिएक्टर कोर एंड इन टर्न हीट्स द वाटर इन हीट एक्सचेंज टू प्रोड्यूस स्टीम।
तो यहाँ पे इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए कूलेंट का एक यूज़ किया जाता है, जिसमें वाटर, लिक्विड सोडियम, हैवी वाटर, इन सभी का यूज़ किया जा सकता है। रेडिएशन शील्डिंग, अब रेडिएशन को रोकने के लिए दीज आर थिक कंक्रीट वॉल्स विच स्टॉप द रेडिएशन फ्रॉम आउटगोइंग। रेडिएशंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए उसको एक बहुत ही थिक कंक्रीट वॉल के अंदर रखा जाता है, इसी को बोलते हैं रेडिएशन शील्डिंग। सो स्टूडेंट, इतना ही है आपके न्यूक्लियस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि है सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो चलिए, ओके देन, थैंक यू।